हर्षदेव अपने दिल की बात कहता उससे पहले किसी ने आकर आम्रपाली के द्वार पर दस्तक दी, जिसे सुनते ही हर्षदेव के मन में सबसे पहले यही प्रश्न आया कि इस वक्त आम्रपाली के कक्ष में कौन आया होगा। उसने हैरानी से आम्रपाली की तरफ देखा, परंतु आम्रपाली खुद भी हैरान थी कि आज अचानक इतनी रात को उसके कक्ष में कौन आया है। उसने हर्षदेव को चुपके से वहां से जाने के लिए कहा, क्योंकि यदि हर्षदेव को वहां से जाते हुए कोई देख लेता तो हर्षदेव की जान खतरे में पड़ सकती थी। हर्षदेव ने तुरंत खुद को ढका और ये कहते हुए आम्रपाली के कक्ष से खिड़की के रास्ते चला गया, जाओ जाकर अपना नगरवधु होने का कर्तव्य निभाओ। इसी बीच लगातार कोई आम्रपाली के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, जिसकी आवाज की वजह से आम्रपाली ने हर्षदेव के शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। द्वार पर खड़ी होकर आम्रपाली प्रतीक्षा करने लगी कि जल्दी से हर्षदेव वहां से निकल जाए, और जिस क्षण हर्षदेव उसकी आंखों से ओझल हो गया, आम्रपाली ने द्वार खोला। द्वार खोलते ही वो हैरान रह गई और उसके मुंह से सिर्फ एक ही वाक्य निकला, महारानी आप और यहाँ? वैशाली के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज पहली बार कोई महारानी नगरवधु के कक्ष तक आई थी, वरना सिर्फ राजसी पुरुष ही नगरवधु के कक्ष तक आते थे। ये बात आम्रपाली को भी पता थी, इसलिए महारानी को देखकर वो हैरान थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही महारानी ने आम्रपाली के कक्ष की ओर कदम बढ़ाए, उन्हें भीतर आते हुए देख आम्रपाली 2 कदम पीछे हट गई। लेकिन जैसे ही महारानी कक्ष के अंदर आने लगी, आम्रपाली ने उन्हें रोकते हुए कहा, महारानी जी, ये एक नगरवधु का कक्ष है और आप वैशाली की महारानी हैं। आपका इस तरह यहाँ आना लोगों के मन में कई प्रश्नों को जन्म दे सकता है। आम्रपाली की इस बात का उत्तर देते हुए महारानी ने कहा, हम जानते हैं, परंतु उसकी चिंता तुम मत करो। ये कहते हुए महारानी आम्रपाली के कक्ष के भीतर आ गई। आम्रपाली चाहकर भी उन्हें रोक न सकी। महारानी ने देखा कि नगरवधु के कक्ष में चारों तरफ आलीशान पर्दे लगे थे। कक्ष की छत पर बहुमूल्य झूमर लटके हुए थे, जिनकी रोशनी से सारा कक्ष चमक रहा था। तो वहीं एक तरफ एक तख्त सजा हुआ था, जिस पर दुनिया भर के महंगे और खूबसूरत इत्र रखे थे, जिनकी खुशबू से सारा कक्ष महक रहा था। महारानी के मन में एक ही बात आई, ये कक्ष तो किसी राजकुमारी या महारानी के कक्ष जैसा ही सुंदर और आलीशान है। कक्ष में दूसरी तरफ आरामदायक और महंगी रुई के बिस्तर लगे हुए थे, जिस पर नगरवधु के ओढ़ने के लिए रेशम की चादर भी रखी थी। और तो और फर्श पर एक महंगा कालीन बिछा था, जो उस कक्ष की शोभा में 4 चांद लगा रहा था। ये सब देखकर महारानी बोली, आम्रपाली, तुम्हारे ठाट बाट तो किसी राजकुमारी से कम नहीं है। ये कहते हुए महारानी ने आम्रपाली की तरफ देखा, लेकिन आम्रपाली का ध्यान तो सिर्फ इस बात पर था कि आखिर महारानी इतनी रात को उसके कक्ष में क्यों आई है। महारानी आम्रपाली के मन को भांप चुकी थी, इसलिए उसके पास जाकर उन्होंने आम्रपाली का हाथ पकड़ा और कहा, हमें क्षमा कर दो आम्रपाली। ये सुनकर आम्रपाली के तो जैसे होश उड़ गए। क्षमा? वो भी हमसे महारानी? नहीं नहीं। इस पर महारानी ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, इस वक्त तुमसे एक महारानी नहीं बल्कि एक पत्नी क्षमा मांग रही है। और कुछ देर पहले जो तुम पर हम चिल्ला रहे थे, वो भी एक पत्नी ही थी। तुम समझ सकती हो आम्रपाली कि एक स्त्री सब कुछ सह सकती है, परंतु उसका पति किसी पराई स्त्री की तरफ देखे, ये वो कभी नहीं सह पाएगी। आम्रपाली कुछ बोल ही नहीं पाई, किंतु महारानी के शब्द सुनकर उसकी आंखें भर आईं। महारानी की आंखों में भी आंसू साफ साफ दिखाई देने लगे थे। वो बोली, हमने तुम्हें बहुत कुछ कहा, लेकिन तुम चुपचाप सुनती रही। हमें तो समझ नहीं आ रहा था कि हम तुमसे क्षमा भी किस मुंह से मांगे, लेकिन फिर भी हो सके तो हमें क्षमा कर देना। ये सुनकर आम्रपाली ने महारानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप क्षमा ना मांगे महारानी, आपकी परिस्थिति हम समझ सकते हैं। महारानी आगे बोली, हमने तुम्हें इतना बुरा भला कहा और फिर भी तुमने हमारी मदद के लिए अपने दूध के हाथों स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई ना, वो भी एक साधारण सी सुराही के बदले। आम्रपाली हैरानी से महारानी की तरफ देखने लगी। उसे हैरान देखकर महारानी बोली, इस तरह हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। हम वैशाली की महारानी हैं, इतनी बुद्धि तो रखते ही हैं कि सही और गलत में अंतर समझ सके। जिस पल वो व्यक्ति हमारे कक्ष से निकला, हमने अपनी एक दासी को उसके पीछे लगा दिया था और उसी ने हमें बताया कि उस व्यक्ति को तुमने भेजा था।
आम्रपाली को समझ नहीं आ रहा था कि वो रानी से क्या कहे। रानी उसकी दुविधा समझ चुकी थी। महारानी बोली, हम तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे आम्रपाली। आम्रपाली बोली, ये आप क्या कह रही है महारानी, इसमें उपकार कैसा, ये तुम्हारा कर्तव्य है। महारानी बोली, कर्तव्य निभाना भी हर किसी के वश में नहीं होता आम्रपाली। आम्रपाली, क्या हम तुमसे कुछ मांग सकते हैं? ये आप क्या कह रही हैं, आप हमें आदेश दीजिए महारानी। आम्रपाली ने कहा। तो महारानी बोली, आज हम यहाँ तुमसे इस राज्य की भलाई के लिए कुछ मांगने आए हैं। अगर आपने हमारी वो बात मान ली तो हम समझेंगे कि तुमने हमें माफ़ कर दिया। कहिए महारानी, ऐसी क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? अगर हम आपके लिए कुछ कर पाए तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। आम्रपाली ने कहा। ये सुनकर रानी ने आम्रपाली की आंखों में आंखें डालकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि तुम हमारी बात मानने से मना नहीं करोगी। आम्रपाली ने रानी को विश्वास दिलाते हुए कहा, महारानी आप बताइए, अगर हम वो काम कर सके तो अवश्य करेंगे। ठीक है, तो सुनो आम्रपाली, हम और महाराज जिस राज्य की सुरक्षा और राजकोष के बारे में सोचकर काफ़ी परेशान हैं, और इस परेशानी का हल सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम ही हो जो इस समस्या का समाधान कर सकती हो, और हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम इस राज्य की भलाई के लिए कुछ भी कर सकती हो। आम्रपाली की ओर विश्वास भरी दृष्टि से देखते हुए महारानी ने कहा, महारानी साफ साफ बताइए ना, आप क्या कहना चाहती हैं? कैसा हल? हम महाराज और इस राज्य की परेशानी दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? आम्रपाली ने पूछा। ये सुनकर रानी को लगा शायद अब आम्रपाली को मनाना आसान होगा, इसलिए वो तपाक से बोल पड़ी, तुम्हें अब पूर्ण रूप से नगरवधू के पद के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। सिर्फ नृत्य कौशल से नहीं, बल्कि अपने देह की तपिश से तुम्हें परपुरुषों को तृप्त करना होगा। महारानी की बात सुनकर आम्रपाली कुछ कदम पीछे हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने सैकड़ों बिजलियां एक साथ उस पर गिरा दी हों। आम्रपाली के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो महारानी अभी कुछ देर पहले उससे क्षमा मांग रही थी, वो अचानक ही अब उससे कुछ ऐसा मांग बैठी हैं जिसके लिए आम्रपाली तो क्या, कोई भी स्त्री तैयार नहीं हो सकती। आम्रपाली की बेबसी महारानी समझ चुकी थी। फिर वो बोली, क्या हुआ आम्रपाली, क्या हम ये समझ लें कि हमें आज यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा? आम्रपाली खुद को संभालते हुए बोली, हम वचन नहीं दे सकते, परंतु हमें इस विषय पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए। आम्रपाली का दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब हमें क्या करना होगा? आम्रपाली अभी ये सोच ही रही थी कि रानी ने कहा, ठीक है, तुम आराम से सोचकर उत्तर दो, हम तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। अपना ध्यान रखना, अभी हम चलते हैं। और महारानी आम्रपाली के कक्ष से बाहर निकल गई। उधर महाराज महारानी के जाने के बाद इसी उलझन में थे कि महारानी आम्रपाली को कैसे मना पाएंगी। तभी महामंत्री उनसे भेंट करने आए और राजा को इस तरह चिंतित देखकर बोले, क्या बात है महाराज, किस बात पर गहन चिंतन किया जा रहा है और आपने क्या सोचा है? बिना किसी को जाने पहचाने राज्य की नगरवधू को उसके हाथ सौंपना क्या उचित रहेगा? महाराज बोले। रुकिए मंत्री जी, इतने सारे प्रश्न, वो भी एक साथ, जरा सांस तो ले लीजिए। इस पर मंत्री जी बोले, महाराज सांस कैसे लें, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब कैसे होगा। कौन है जो नगरवधू के साथ एक रात बिताने के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार है? तभी राजा ने मंत्री जी की बात बीच में काटते हुए कहा, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, और इसका पता तो हम लगा ही लेंगे कि वो कौन है। परंतु महाराज आम्रपाली को इसके लिए कैसे मनाएंगे? मंत्री ने अपनी शंका जताते हुए कहा। उसकी चिंता आप मत कीजिए मंत्री जी, बस आप देखते जाइए, हमें कैसे भी करके देवी आम्रपाली को मनाना ही होगा, और शायद हम मना भी लेंगे। कुछ सोचते हुए राजा बोले। मंत्री जी ने तुरंत पूछा, महाराज क्या सोचा है आपने? कितना समय देना चाहिए हमें उस व्यापारी सेठ को? ये सुनकर राजा ने सोचते हुए कहा, हमें उस सेठ को अगले माह के अंत तक यहाँ बुला लेना चाहिए, और साथ ही उससे इतनी कीमत वसूली जाए कि राजकोष पूर्ण रूप से भर जाए, ताकि ये वैशाली आर्थिक रूप से शक्तिशाली और समृद्ध बन सके। ये सुनकर मंत्री ने कहा, अवश्य महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या हमें ये संदेश उस व्यापारी तक पहुंचा देना चाहिए? हाँ, और तब तक हम आम्रपाली को किसी तरह मना ही लेंगे। चेहरे पे चमक और आंखों में विश्वास लिए महाराज ने कहा। उधर रानी जब आम्रपाली के कक्ष से बाहर आई तो कपाला ने उन्हें वहां से निकलते हुए देख लिया
और धीरे धीरे उनके पीछे उनके कक्ष में चली गई। उसे देखते ही रानी ने कहा, तुम फिर यहाँ आ गई? तुम्हारे आने का कारण जान सकते हैं हम? रानी के मुंह से ये प्रश्न सुनते ही थोड़ा सा हिचकिचाने के बाद कपाला ने जवाब दिया, कुछ नहीं महारानी, जब आप आम्रपाली को अपने कक्ष ले जाकर उसे डांट रही थी तो मैंने सुन लिया था, और अभी आपको इस तरह बड़े आराम से उसके कक्ष से बाहर आते हुए देखकर तो मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि ऐसा क्या हो गया कि आपको उस तुच्छ नगरवधु के कक्ष तक पहुंचना पड़ा। ये सुनते ही महारानी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। कपाला के प्रश्न के उत्तर में महारानी बोली, इसे राजनीति कहते हैं कपाला। हम इतनी आसानी से आम्रपाली को माफ करने वाले नहीं हैं। ये तो अभी शुरुआत है, हमें अभी बस उससे अपना एक काम निकलवाना था। कपाला ने हैरान होकर रानी से पूछा, इसका मतलब उसके कक्ष में जाना, उससे प्रेम से बातें करना, ये सब एक दिखावा था? रानी ने बड़े रौब से कहा, तो इसका मतलब तुम कान लगाकर हमारी बातें सुन रही थी? हाँ, तुम्हारी ये हिम्मत? कपाला डरते हुए बोली, नहीं महारानी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो बस आपकी आवाज़ आम्रपाली के कक्ष से आते हुए सुनी तो वहाँ रुक गए, और कुछ नहीं। हमें क्षमा कर दीजिए महारानी। अच्छा ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ। ये कहकर महारानी ने कपाला को कक्ष से बाहर जाने के लिए कह दिया। कुबड़ी ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है महारानी, जैसी आपकी आज्ञा। इधर सरना आम्रपाली को समझाते हुए कह रही थी, क्षमा कीजिएगा देवी, हमने आपकी और महारानी की सारी बातें सुन ली थी, जिन्हें सुनकर हमारे मन में शंका पैदा हो रही है। आम्रपाली ने सरना की तरफ देखते हुए पूछा, कैसी शंका? देवी पता नहीं क्यों, पर महारानी की बातों से हमें किसी बड़े षड्यंत्र का आभास हो रहा है। अपनी शंका बताते हुए सरना बोली। ये सुनकर आम्रपाली उसे समझाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। तुम अकारण ही उन पर शक कर रही हो। उन्होंने तो इस राज्य की भलाई और महाराज की समस्या हल करने के लिए हमसे मदद मांगी है। शायद आप सही कह रही हैं, हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। माफ़ कीजिएगा हमें देवी। ये कहकर सरना चुप हो गई। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, परंतु अब आप क्या करेंगी देवी? ये सुनकर आम्रपाली ने उत्तर दिया, उसके लिए हमने महारानी से कुछ समय मांगा है, हम सोचकर ही तय करेंगे कि हम क्या करेंगे। उधर उस रामदास सेठ के दूत ने जाकर जब अपने सेठ जी को ये बात बताई कि वैशाली के राजा ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा है, तो अचानक उठकर खड़े होकर बोले, हमसे अब और इंतजार नहीं होता, हम उस सुंदरी को देखने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं महाराज, वैशाली के हर पुरुष की जुबान पर उस सुंदरी की तारीफ है। सुनकर कानों को विश्वास नहीं होता कि क्या इस धरती पर कोई स्त्री इतनी सुंदर हो सकती है। दूत ने सेठ से कहा। अपने दूत के मुंह से ये बातें सुनने के बाद तो सेठ के पैर जमीन पर टिकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने तुरंत इधर उधर टहलते हुए कहा, नहीं, अब तो हमें उस सुंदरी की एक झलक देखनी ही होगी, और उसके लिए हमें कोई रास्ता निकालना होगा। क्या वो सेठ अगले महीने तक अपने आप को रोक पाएगा? और क्या वो इतनी बड़ी कीमत देने के लिए मानेगा? सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आम्रपाली रानी की बात मानेंगी? और महारानी के दिमाग में आम्रपाली को लेकर क्या चल रहा है? इन सभी प्रश्नों के हल जानने के लिए सुनते रहिए आम्रपाली की कहानी।